सोनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने जबरदस्त प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, सोनी ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में एंट्री मारी थी 2001 के अंदर और 2019 आते आते उन्होंने अपने इस सेगमेंट को बंद कर दिया इंडिया के अंदर और साथ ही साथ में सब लोगों को लगने लगा कि ये जो कंपनी है ये फेलियर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि ये जो कंपनी है ये आज के टाइम में भी प्रॉफिटेबल है, हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सोनी कंपनी अगर ऑलरेडी फेल हो चुकी है तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगी और साथ ही साथ में उनका कोई नया मोबाइल तो मार्केट में आया नहीं तो वो प्रॉफिट कमा कैसे रहे। तो दो फेलियर के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि सोनी कंपनी की शुरुआत किसने की और कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों उसके लिए हम चलते हैं 1946 में, जब दो लोगों ने मिलकर सोनी कंपनी की शुरुआत की थी और उन दोनों का नाम था एकियो मोरिता और मसारू इबुका। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जब सोनी कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उसका नाम सोनी नहीं था, उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता था TTK। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है टोक्यो शुशिन कोग्यो। अगर इंग्लिश में इसका मतलब निकाले तो होता है टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। इस कंपनी की शुरुआत करने के लिए दोनों लोगों ने $500 का लोन लिया था और उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया था कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिससे लोगों की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। तो उन्होंने अपना सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया जो था राइस कुकर। मैं आपको बता दूं राइस कुकर एक तरीके का फेलियर था क्योंकि इन्होंने $6500 का सेल किया था, लेकिन उसके अंदर इनका जो प्रॉफिट था वो था सिर्फ $300। तो दोस्तों अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो प्रॉफिट 5% से भी कम था, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि राइस कुकर को नहीं बनाएंगे, नए नए प्रोडक्ट के अंदर ये लोग रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बाद में किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे। फिर दोस्तों इन्होंने 1950 के अंदर टेप रिकॉर्डर को मार्केट में लॉन्च किया। ये जो टेप रिकॉर्डर था ये एक अमेरिकन कंपनी की कॉपी हुआ करता था, लेकिन दोस्तों उस टाइम क्या होता था कि टेप रिकॉर्डर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था तो इसके सेल्स बहुत ही कम थे। तो इसके सेल्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई और स्ट्रैटेजी में इन्होंने क्या किया कि टेप रिकॉर्डर के 9999 इस्तेमाल बताए और लोगों में सर्कुलेट कर दिए। और जब लोगों को पता चला कि टेप रिकॉर्डर के इतने सारे इस्तेमाल हो सकते हैं तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर को खरीदना शुरू किया और देखते ही देखते इनके टेप रिकॉर्डर के जो सेल्स थे वो बढ़ने लग गए। उसके बाद में दोस्तों ये जो कंपनी थी वो TTK टेप रिकॉर्डर के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन दोस्तों हर एक के लिए ये नाम प्रोनाउंस करना इजी नहीं था, तो इन्होंने सोचा कोई ऐसा नाम रखा जाना चाहिए जो बहुत ही आसान हो। तो 1952 में इन्होंने TTK से नाम रख दिया सोनी। सोनी जो है वो सोनस वर्ड से आया है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साउंड और हिंदी में मतलब होता है आवाज। उसके बाद में इन्होंने 1995 के अंदर रेडियो का मास प्रोडक्शन शुरू किया और रेडियो एक ऐसा प्रोडक्ट था जो लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने लगा और उसके बाद में सोनी कंपनी की भी पहचान बनने लगी। मैं आपको बता दूं रेडियो की वजह से इनके जो सेल्स थे वो 1000% तक बढ़ चुके थे। उसके बाद में अगले 10-15 साल तक इन्होंने रेडियो टेप टेक्नोलॉजी के अंदर अपना राज बनाए रखा। फिर दोस्तों 1971 में इन्होंने VCR को लॉन्च किया और VCR को लॉन्च करने के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले क्योंकि VCR की जो खोज की थी वो सोनी कंपनी ने ही की थी। लेकिन दोस्तों ये यही नहीं रुके, ये लगातार इनोवेशन करते रहे। फिर 1979 में इन्होंने कॉम्पैक्ट टेप प्लेयर बनाया जिसका नाम रखा वॉकमैन। ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे उन्होंने भी ऐसा ही टेप प्लेयर बनाना शुरू कर दिया और उसका नाम भी वॉकमैन रखा। लेकिन इस चीज को सोनी ने इग्नोर किया और वो लगातार अपने इनोवेशन पे ध्यान देने लगे और उसके बाद में उनके जो प्रोडक्ट थे पूरे दुनिया भर में लोग यूज करने लगे थे। फिर उन्होंने 1982 में CD प्लेयर निकाला, 1985 में वीडियो कैमरा निकाला जो कि नॉर्थ अमेरिका, जापान और यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया था। फिर दोस्तों देखते ही देखते 1992 में सोनी एक ऐसी कंपनी बन गई जो $1.3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने लगी। सोनी को अपने इनोवेशन के लिए जाना जाने लगा और उसके बाद में दोस्तों इन्होंने और भी अलग अलग फील्ड के अंदर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना शुरू किया। जैसे कि इन्होंने प्ले स्टेशन के अंदर, फ्लैट टीवी के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर अपने अपने प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचना शुरू किया और इनके प्रोडक्ट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। और फाइनली इन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना हाथ आजमाने का डिसाइड किया और उसके बाद में इन्होंने टाइप किया इरेक्शन कंपनी के साथ और 2001 के अंदर इन्होंने सोनी इरेक्शन नाम का एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। दोस्तों सोनी के जो मोबाइल्स हुआ करते थे उसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स होते थे जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते थे, जैसे कि इनके अंदर कलर स्क्रीन होती थी, डिजिटल कैमरा होता था और भी बहुत सारे फीचर्स होते थे जिसकी वजह से लोग सोनी का मोबाइल खरीदना पसंद करते थे। दोस्तों 2007 तक सोनी के मोबाइल बहुत ज्यादा बिकते थे, उनका सेल्स बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फील्ड के अंदर एक्सपांड कर लिया था। हर एक फील्ड में वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन हर एक फील्ड के अंदर लगातार इनोवेशन करना, नए नए फीचर लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। और देखते ही देखते मार्केट के अंदर ऐसी कंपनीज आने लग गई जो सिर्फ मोबाइल के सेगमेंट के अंदर काम करती थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं 2007 के अंदर 9 जनवरी को एक बड़े प्लेयर ने एंट्री मारी जिसका नाम था आईफोन। आईफोन ने ऐसा रिवोल्यूशन लाया कि जो फोन था उसको स्मार्टफोन बना दिया और स्मार्टफोन के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स थे जो नॉर्मल फोन के अंदर अवेलेबल नहीं थे। तो जो भी कस्टमर्स थे वो स्मार्टफोन को परचेस करने लग गए। अब दोस्तों सोनी कंपनी के जो फोन हुआ करते थे वो नॉर्मल फोन हुआ करते थे और जो आईफोन कंपनी के फोन थे वो स्मार्टफोन होने लग गए।
तो सोनी ने सोचा कि मुझे भी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, लेकिन आईफोन को एक एडेड एडवांटेज मिला। उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो खुद का था, लेकिन सोनी के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था और साथ ही साथ में जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे उनके पास भी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो वो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने लगे जिसका नाम था एंड्रॉइड। आज भी मैक्सिमम प्लेयर यही जो एंड्रॉइड है उसी को यूज करते हैं और आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्लीटली अलग है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सोनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं, लेकिन अगर कस्टमर को सेम प्रोडक्ट सेम फीचर्स कोई दूसरी कंपनी देगी और कम प्राइस में देगी तो क्या कस्टमर लेना पसंद नहीं करेंगे? आंसर इज यस, कस्टमर लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे क्या होने लगा, आईफोन के पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो नए नए इनोवेशन लेकर आ रहे थे, नए नए सॉफ्टवेयर बना रहे थे, लेकिन इनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बाकी के कॉम्पिटिटर के पास भी था, मतलब सैमसंग के पास भी था, मोटोरोला के पास भी था, एचटीसी के पास भी था। लेकिन सोनी का जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा महंगा था और सैमसंग का और बाकी जो कॉम्पिटिटर उनके प्राइस कम है। तो कस्टमर के पास यहाँ पे ऑप्शन है, अगर उसको प्रीमियम में चाहिए तो वो आईफोन के पास जा सकता है, अगर उसको बजट में चाहिए तो वो सैमसंग, मोटोरोला या दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। तो सोनी के पास कौन जाएगा? तो दोस्तों, ऐसे केस में क्या होने लगा, सोनी के जो सेल्स है वो लगातार गिरने लग गए और उसके बाद में सोनी ने सोचा जो बजट सेगमेंट है उसके लिए भी कुछ फोन को लॉन्च किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते मार्केट के अंदर कुछ नए प्लेयर्स भी आने लग गए, चाइनीज कंपनीज ने एंट्री करना शुरू कर दिया। उनका नाम था एमआई, ओप्पो, वीवो, रियलमी। इनका जो प्राइस था वो तो इतना सस्ता था कि कस्टमर को 10 से 12 हजार रुपए में ऐसे फीचर्स मिल जाते थे जो सोनी के 25 से 30 हजार वाले मोबाइल में मिला करते थे। तो कस्टमर ने इनके मोबाइल को चूज करना पसंद कर लिया। उसके बाद में दोस्तों, आप खुद जानते होंगे सैमसंग का जो मार्केट में होल्ड था वो भी कम होने लगा और साथ ही साथ में सोनी का तो पहले से ही कम था, वो भी धीरे धीरे गिरने लग गया। लेकिन सोनी अपने प्राइस को कम करने के लिए तैयार नहीं था, वो अलग अलग ऐसे ऐसे फीचर्स लेकर आ रहा था जो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो उन्होंने अपने फोन के अंदर 4K स्क्रीन को लॉन्च किया। अब दोस्तों, 4K स्क्रीन का मजा तब आता है जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखो। अगर आप छोटी स्क्रीन पे मतलब फोन की स्क्रीन के ऊपर 4K का वीडियो देखो या कोई भी वीडियो देखो, आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। सो दोस्तों, ये जो फीचर था वो भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस थे। देखिए, अगर किसी को प्रीमियम में चाहिए जैसे कि मैंने बताया तो वो आईफोन के पास जा सकता है, अगर किसी को बजट में सस्ता चाहिए तो चाइनीज कंपनीज अवेलेबल है। तो लोग सोनी का फोन क्यों खरीदेंगे? फिर सोनी को भी रियलाइज होने लगा कि अगर इंडियन मार्केट में बने रहना है तो हमको बजट में फोन बनाने पड़ेंगे और साथ ही साथ में लगातार इनोवेशन करते रहना होगा, लगातार नए नए फीचर्स मार्केट में लाने होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सोनी अलग अलग फील्ड के अंदर उतर चुका था, तो उसके लिए सिर्फ मोबाइल के अंदर बहुत सारे इनोवेशन करना, अलग अलग फीचर्स को लाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो दूसरी कंपनीज थी वो खाली मोबाइल का बिजनेस किया करती थी, तो वो अलग अलग फीचर्स लेकर आ पा रही थी। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, 2019 के अंदर अपना बिजनेस इंडिया से बंद कर दिया और ऑफिशियली इंडिया से एग्जिट ले ली और अब इंडिया के अंदर सोनी के फोन नहीं बिकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि सोनी आज के टाइम में भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मतलब अपने मोबाइल बनाकर वो बेच रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वो कैसे कर पा रही है इसका आंसर भी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि सोनी के फेलियर के कारण क्या थे। सबसे पहला और बड़ा कारण एक्सपेंसिव फोन। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोनी के जो फोन हुआ करते थे वो काफी एक्सपेंसिव होते थे, वो आईफोन को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आईफोन एक रेवोल्यूशन लेकर आया था, जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने नॉर्मल फोन को स्मार्टफोन में बदल दिया था। तो दोस्तों, जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे वो ये समझ चुके थे कि वो आईफोन को टक्कर नहीं दे सकते, तो आईफोन जहां पे बिजनेस करना चाह रहा है उस सेगमेंट को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट है उसको पकड़ लिया जाए। क्योंकि आईफोन बजट सेगमेंट में नहीं आता है, तो उन्होंने बजट सेगमेंट को टारगेट करना शुरू किया और उसके अंदर अपने मार्केट को बिल्ड करना शुरू किया। लेकिन सोनी जो था वो आईफोन को टक्कर दे रहा था, उन्होंने एंड्रॉइड के अंदर ही प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करना शुरू किया। लेकिन जो लोग प्रीमियम थे वो सारे के सारे आईफोन की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से सोनी के जो प्रीमियम एंड्रॉइड फोन हुआ करते थे वो मार्केट में नहीं चले। दूसरा कारण, नो टारगेट सेगमेंट। देखिए दोस्तों, सोनी का कोई भी टारगेट सेगमेंट फिक्स नहीं था कि वो किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो जो एमआई है या रियलमी है वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग सस्ते में मोबाइल खरीदना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, ओप्पो और वीवो उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको मोबाइल के अंदर बहुत सारे फिल्टर चाहिए, अलग अलग फीचर्स चाहिए। उसी प्रकार सोनी का कोई भी टारगेट सेगमेंट था नहीं, तो वो कोई भी नए नए फीचर लेकर आते थे, उसके बाद में अपने मोबाइल के अंदर डालते थे और उनको मार्केट करने की कोशिश करते थे। वो अपने कस्टमर के हिसाब से नए नए फीचर नहीं ला रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था उनका फेलियर देखने का। तीसरा कारण, इंडस्ट्री के ट्रेंड को बहुत ही स्लो कॉपी करना। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सोनी जो है वो कैमरे बनाने का काम करती है, तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, अपने मोबाइल के अंदर जो भी कैमरा यूज करती थी वो सोनी से ही खरीदती थी। तो सोनी से ही मोबाइल कैमरा खरीदकर उन्होंने अपने फोन के अंदर डुअल कैमरा को लॉन्च किया। लेकिन सोनी ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मार्केट में लोगों ने डुअल कैमरा को बहुत ज्यादा पसंद किया और इस चीज को समझते समझते सोनी को काफी देर हो गया और उन्होंने उसके बाद में ट्रेंड को समझा और अपने मोबाइल के अंदर डुअल कैमरा को लॉन्च किया। चौथा कारण, उन्होंने किसी के साथ भी प्रॉपर्ली पार्टनरशिप नहीं की।
देखिए दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग में उन्होंने इरेक्शन कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन 2012 के बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के जितने भी शेयर्स थे वो इरेक्शन कंपनी से वापस खरीद लिए थे। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो यूएसए में क्या होता है, वहां पे जो भी फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनको कैरियर कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जो भी फोन बिकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिकते हैं। और साथ ही साथ में जो कैरियर कंपनीज होती है वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी करती है और साथ ही साथ में कॉन्ट्रैक्ट का भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन इन्होंने किसी भी कैरियर कंपनी के साथ टाई अप किया ही नहीं था, तो इनके फोन कैसे बिकते हैं। अब दोस्तों, फोन नहीं बिक रहे तो इनको ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, और अब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसका इस्तेमाल ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर पा रहे और भी ज्यादा फोन नहीं बेच पा रहे। तो ये कंडीशन इनकी हो गई थी। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने 2019 में बहुत सारी जगह से अपने बिजनेस को बंद कर दिया, जैसे कि इंडिया के अंदर, उसके बाद में साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। तो इन जगह से 2019 के अंदर इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया। तो दोस्तों ये वो कारण थे जिसकी वजह से सोनी मोबाइल को फेलियर देखना पड़ा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि आज के टाइम में भी सोनी मोबाइल प्रॉफिट कैसे जनरेट कर पा रहा है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 2019 में इन्होंने बहुत सारी जगह से अपने बिजनेस को बंद कर दिया, तो उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि हम कहां पे अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, हम वहीं पे बिजनेस करेंगे। और साथ ही साथ में जो भी कस्टमर्स हमारे फोन खरीदना पसंद करते हैं, खाली उन्हीं के हिसाब से फोन बनाएंगे और उन्हीं के हिसाब से नए नए फीचर्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज के टाइम में जो सोनी मोबाइल है वो जापान के अंदर, हांगकांग के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मोबाइल बनाती है और अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए नए नए फीचर्स, नई नई चीजें लेकर आते हैं। और इन्होंने जो भी बजट सेगमेंट के फोन थे वो सब डिसकंटिन्यू कर दिए। जो भी प्रीमियम सेगमेंट के फोन है वही ये मार्केट में लेकर आते हैं और ये ज्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते, क्योंकि इनके जो लॉयल कस्टमर है वो नए फोन को खरीदते ही खरीदते हैं, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो दोस्तों, आज के